Assalamu alaikum. I am Dr. Alina Siddiqui, and today I welcome you all in this workshop whose topic is basic life support. We have our Honorable Senior Dr. Umar Farooq, Dr. Amtul, Mrs. Karimi, and Mrs. Ahmed, and we are going to begin this workshop with the name of Allah. And for the recitation of Holy Quran, I would like to call Mr. Sami Noor to come and recite few verses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. Jazakallah for such beautiful recitation. Now I will begin with this presentation, and then we'll have a small video and then hands-on practice. Okay, so as I told you, I'm Dr. Alina Siddiqui, Air Force resident of Anesthesia Department, JPMC. What you will learn from this presentation and then hands-on practice, how to assess the collapsed victim. Means आपको कोई patient whatever victim गिरा हुआ मिलता है, तो आपने आगे सिचुएशन का कैसे अंदाज़ा लगाना है कि आगे क्या किया जाए. हाउ टू परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीदिंग. सब ने कहीं ना कहीं देखा होगा CPR होते हुए, लेकिन एक्चुअली कैसे करना है, क्या सही तरीका है जो कि हेल्प करेगा पेशेंट को, वो हम थोड़ा सीखेंगे इसमें. हाउ टू प्लेस एन अनकॉन्शियस ब्रीदिंग विक्टिम इन दी रिकवरी पोजीशन. और फिर जब वो पेशेंट ब्रीथ करने लगे तो आपने उसको किस पोजीशन में शिफ्ट करना है कि पेशेंट आगे उसको और कोई नुकसान ना हो. अच्छा, बैकग्राउंड थोड़ा सा हम देखेंगे. अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख कार्डियक अरेस्ट पर ईयर इन यूरोप. सर्वाइवल टू हॉस्पिटल डिस्चार्ज प्रेजेंटली अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10%. सही, इतने कार्डियक अरेस्ट में से 5 to 10% ही सर्वाइव कर पाते हैं. बाय स्टैंडर्ड CPR बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वाइटल इंटरवेंशन बिफोर अराइवल ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, डबल और ट्रिपल सर्वाइवल फ्रॉम सडन कार्डियक अरेस्ट. मतलब अगर आपके बराबर में कोई पेशेंट गिरता है और CPR उसका टाइमली स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसका सर्वाइवल रेट डबल या ट्रिपल कर सकते हैं, बजाय इसके कि वेट किया जाए कि इमरजेंसी सर्विस आएगी और फिर आगे उसका CPR एंड मैनेजमेंट स्टार्ट होगी. अर्ली रिससिटेशन एंड प्रॉम्प्ट डिफिब्रिलेशन विद इन 1 to 2 minutes कैन रिजल्ट इन मोर देन 60% सर्वाइवल. अगर डिफिब्रिलेटर मिल जाता है और पेशेंट को रिक्वायर्ड है, उसकी डिफिब्रिलेशन होने, शॉक मिलने की नीड है, तो और ज़्यादा उसका सर्वाइवल हो सकता है. चेन ऑफ सर्वाइवल होती है इन हॉस्पिटल, चेन ऑफ सर्वाइवल होती है, और आउट ऑफ हॉस्पिटल चेन ऑफ सर्वाइवल होती है. इन हॉस्पिटल में हमें ऑलरेडी पता होता है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि ये इस बंदे को CPR की नीड पड़ सकती है. कोड हम जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है, हम कोड उसका डिस्कस कर लेते हैं. वो सर्वेलेंस पे होता है, तो उसको हम सर्वेलेंस रिकग्निशन से स्टार्ट करते हैं इन हॉस्पिटल. जैसे ही कोई पेशेंट कोलैप्स होता है, पता चला, आपने एक्टिवेट कर दिया इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम को, कंप्रेशन स्टार्ट की, डिफिब्रिलेटर भी हॉस्पिटल में जल्दी ही अवेलेबल हो जाता है, वो हुआ. फिर फर्दर उसकी पोस्ट कार्डियक अरेस्ट ट्रीटमेंट हुई और रिकवरी हो गई. आउट ऑफ हॉस्पिटल में पहले आपने, क्योंकि वो कहीं भी हो सकता है, रोड पे हो सकता है, किसी के घर में हो सकता है, किसी भी
मॉल, शॉपिंग सेंटर, कहीं भी हो सकता है। सही, तो आपने पहले इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट करना है। अगर उसको कंप्रेशन की नीड है, कंप्रेशन होंगी, डिफिब्रिलेशन आ जाता है, जब तक वो होगा फिर वो शिफ्ट होगा एंड देन पोस्ट कार्डियक अरेस्ट यूनिट में जाएगा, रिकवरी होगी। अच्छा, बेसिक लाइफ सपोर्ट सीक्वेंसेस होते हैं कुछ sequences of procedures performed to restore the circulation of oxygenated blood after a sudden pulmonary and or cardiac arrest। हुआ क्या, heart basically contracts and then pumps the blood throughout the body। अब दिल धड़कना एकदम से बंद हो गया, जो खून है उसकी रवानगी रुक गई, जो कि दिल के धड़कने से हो रही थी। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा टिश्यूज़ तक, और सब टिश्यूज़ अल्टीमेटली दे विल स्टार्ट डाइंग, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तो हम कंप्रेशन से बेसिकली हार्ट को पंप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने अपना काम खुद छोड़ दिया है। अच्छा, चेस्ट कंप्रेशंस एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन परफॉर्म्ड बाय एनीवन हु नोज हाउ टू डू इट एनीवेयर इमीडिएटली विदाउट एनी अदर इक्विपमेंट। सीक्वेंस है इसका, अप्रोच सेफली। हमेशा आपने अपनी सेफ्टी देखनी है। ये ना हो कि रोड पे पेशेंट आपको एकदम से कोई बंदा गिरा है और आप पहुंच जाएं और दूसरी कार ने आके आपको हिट कर दिया, तो अब आपको भी किसी को CPR करना पड़ेगा। तो पहले अपनी सेफ्टी आपने देखनी है, जो सीन है वो सेफ हो, नहीं है तो उसको शिफ्ट किया जाए सेफ सीन पे, फिर ही आपने पेशेंट को टच करना है। चेक रिस्पॉन्स आगे देखेंगे किस तरह से करना है। शाउट फॉर हेल्प, ओपन एयरवे, चेक ब्रीदिंग, कॉल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, 30 कंप्रेशंस, 2 रेस्क्यू ब्रेथ। ये सीक्वेंस है। अप्रोच सेफली, जिसके बारे में हमने बात कर ली है कि सीन आपका सिक्योर होना चाहिए, वहाँ पे आग ना लगी हो, वहाँ पे कोई ऐसी मुज़र्रे सेहत गैस ना हो, कोई इलेक्ट्रिक करंट की सिचुएशन ना हो, वो सब आपने देख के टच करना है विक्टिम को। चेक रिस्पॉन्स किस तरह से करेंगे, जैसे कि ये आगे पिक्चर है, आपने पेशेंट के शोल्डर्स पे टैप करना है ज़ोर ज़ोर से। आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, सही है। अगर वो रिस्पॉन्स कर देता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आर यू ऑल राइट, इफ़ ही रिस्पॉन्स लीव एज यू फाइंड हिम, या फिर आप उसको देखोगे। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता तो फिर आपने आगे क्या करना है वो हम देखते हैं। अच्छा, शाउट फॉर हेल्प, पेशेंट ने कोई, जो विक्टिम है उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, देन यू विल शाउट फॉर हेल्प। आप दूसरे लोगों को बुलाएंगे, आप अकेले नहीं कर सकते। अगर तो कोई मौजूद नहीं है, इफ़ ओनली यू आर देयर, देन ओके यू हैव टू डू इट सिंगल हैंडेडली, अदरवाइज यू विल हैव टू कॉल फॉर हेल्प। फिर आपने ओपन एयरवे करना है। ओपन एयरवे का तरीका होता है कि आपने हेड टिल्ट करना है, चिन को लिफ्ट करना है, और फिर उसके बाद आपने, उससे क्या होता है बेसिकली, जब कोई भी मरीज़, कोई भी विक्टिम बेहोश होता है तो फेरेंजियल वॉल कोलैप्स हो जाती है और टंग फॉल बैक हो रही होती है। बेसिकली जो नॉर्मल बंदा, जागता हुआ बंदा है या इवन सो रहा हो, चलें सोने वाली सिचुएशन को फ़िलहाल हटा देते हैं, उसमें भी किसी सिनेरियो में हो सकता है। बहरहाल एयरवे बंद होने लगता है फेरेंजियल वॉल्व के कोलैप्स होने और टंग फॉल बैक होने की वजह से। तो इस मैन्यूवर से, जो कि इस तरह से दिखता है, हेड टिल्ट, हेड पे आपने हाथ रखा, उसको नीचे की तरफ टिल्ट कर दिया और चिन लिफ्ट, इससे एयरवे ओपन हो जाता है, जो कि अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा होगा तो पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा। सही है। इसमें दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि आपने फिंगर स्वाइप नहीं करनी है अनटिल अनलेस कोई आपको वाकई में चीज़ उसके मुंह में दिख रही हो। दिख रही है तो आप निकाल सकते हैं, वरना आपको फिंगर स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो उसमें एक चीज़ हेड टिल्ट चिन लिफ्ट के साथ जॉ थ्रस्ट आ जाती है, जो कि जब हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस वक्त देखेंगे। अच्छा, चेक ब्रीदिंग, उसमें क्या करना है हमें, लुक, लिसन एंड फील फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। जब हमने पेशेंट का एयरवे ओपन किया उसी वक्त हम चेस्ट पे हमारी निगाहें होंगी और हम फील एंड लिसन करेंगे कान से
अगर पेशेंट सांस ले रहा होगा, वी कैन हेयर द ब्रीदिंग साउंड, वी कैन सी द चेस्ट मूवमेंट. जब इंस्पायरेशन होती है चेस्ट रेज होता है, जब एक्सपायरेशन होती है चेस्ट नीचे चला जाता है. तो ये मूवमेंट हमने देखनी है कि पेशेंट का चेस्ट रेज हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, रेज हो रहा है, नीचे आ रहा है. डू नॉट कन्फ्यूज एगोनल ब्रीदिंग विद नॉर्मल ब्रीदिंग. एगोनल ब्रीदिंग क्या होती है? कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसके बाद थोड़े टाइम तक कुछ एबनॉर्मल ब्रीदिंग होती रहती है. हैवी ब्रीदिंग हो सकती है, उसका नॉइजी हो सकती है, आवाज़ आएगी सांस में से, या फिर गैस्पिंग ब्रीदिंग हो सकता है. आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हो, ऐसा लगता है सांस उखड़ रहा है. सही, वो वाली ब्रीदिंग को आपने नॉर्मल से डिफ्रेंशिएट करना है. Recognize as a sign of cardiac arrest. Erroneous information can result in withholding CPR from cardiac arrest victim. मकसद इस चीज़ का ये था कि आपने देखा कि चेस्ट मूवमेंट थोड़ी बहुत हो रही है, सांस उखड़ रहा है, आपने कहा ये तो सांस ले रहा है, आपने CPR नहीं किया और वो कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट था और उसका CPR डिले हो गया. सही, तो ये डिफ्रेंशिएट करना है. चेक ब्रीदिंग, जैसे कि बोला गया था, ओपन एयरवे किया हुआ है आपने, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, उसके बाद आपकी निगाहें चेस्ट पे हैं और आप कान से उसकी सांस की आवाज़ आपको आ रही है, या फिर जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही होती है तो एयर इन एंड आउट भी फील होगी आपको. फिर उसके बाद आपने कंफर्म कर लिया पेशेंट इज़ नॉट ब्रीथिंग. सही. अच्छा, इसके साथ हम पल्स भी रख के देख सकते हैं. थोड़ा सा ये होता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो ना हो, जिनको पल्स का अंदाज़ा ना हो, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. अदरवाइज़ कैरोटिड पल्स पे आप हाथ रख के इसी मैन्यूवर के साथ देख सकते हैं. जब आप ब्रीदिंग देख रहे हैं उसी के साथ आपने कैरोटिड पल्स पे हाथ रखा, पल्स नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है. वील स्टार्ट विद दी कंप्रेशंस. कंप्रेशंस किस तरह से होंगी? प्लेस द हील ऑफ वन हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, फिर उसके बाद दूसरा हाथ आपने रखा इस तरह से, एंड देन कंप्रेशंस. और ये आपके आर्म्स स्ट्रेट होने चाहिए. Place the other hand on top, interlock fingers, compress the chest. Rate इसका होगा 100 per minute. Depth होगी 4 to 5 सेंटीमीटर. Equal compression, relaxation. आपने नीचे किया, उसको रिकॉइल होने देना है, चेस्ट को ऊपर आने देना है, देन आप दूसरी बार कंप्रेस करेंगे. When possible, change CPR operator every 2 minutes. अगर सही तरीके से किया जा रहा है तो 2 मिनट तक कर ले एक बंदा, वो बहुत बड़ी बात होती है. फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो बंदा थक जाता है एंड हमें दूसरा बंदा रिक्वायर्ड होगा. तो इस सिचुएशन में होता ये है कि अगर 2 बंदे हैं, चेस्ट कंप्रेशन हो रहा है, बेसिकली 30 कंप्रेशंस 2 वेंटिलेशन के ब्रेथ्स, वो करके फिर दोबारा 30 कंप्रेशन देन 2 ब्रेथ्स. इस तरह से 5 साइकिल्स होती हैं जो कि 2 मिनट्स में रन करनी होती हैं. फिर उसके बाद वेंटिलेशन वाला बंदा कंप्रेशन पे आ जाए, कंप्रेशन वाला वेंटिलेशन पे चला जाए, क्योंकि वेंटिलेशन में उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही होती जितनी के कंप्रेशंस में लग रही होती है. इस तरह से आपने पोजीशन करना है. आपके आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, हाथ एक के ऊपर एक होगा, इंटरलॉक फिंगर्स होंगी, एंड देन आपने कंप्रेस करना है इतना कि 4 से 5 सेंटीमीटर तक डेप्थ हो, या फिर जितना भी आपको लग रहा है अंदाजे से उसका 1/3 नीचे जाए चेस्ट. रेस्क्यू ब्रेथ्स किस तरह से करना है? पिंच दी नोज, टेक अ नॉर्मल ब्रेथ, प्लेस लिप्स ओवर माउथ, ब्लो अंटिल द चेस्ट राइजेस. चेस्ट राइज होते हुए आपने देखना है, और अगर आप सही तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो चेस्ट राइज होते हुए दिखेगा आपको, जैसे कि अभी हम मैनिकन में देखेंगे. टेक अबाउट 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के लिए आपने उसको जो ब्रेथ दे रहे हैं वो इतना टाइम ले कि 1 सेकेंड, ये नहीं कि बस स्टार्ट किया एंड देन हट गए. 1 सेकेंड तक देंगे, चेस्ट रेस हो जाएगा. फिर अगेन इसमें भी कंप्रेशन की तरह से है कि आपने चेस्ट को फॉल होने देना है. राइज हुआ एंड देन फॉल होने देना है, देन दूसरा ब्रेथ देना है, एंड ये आपके 2 ब्रेथ्स हो जाएंगे. अगेन कंप्रेशन स्टार्ट होगी. कंप्रेशंस हमने दिए 30, रुके हैं, ब्रेथ्स हुई हैं 2 ब्रेथ्स, एंड देन कंप्रेशन. रिकमेंडेशंस क्या है? टाइडल वॉल्यूम होगा 500 to 600 ml. रेस्पिरेटरी रेट आपने वही 1 सेकेंड का देना है. उसमें इनफ वॉल्यूम चला जाता है कि चेस्ट राइज हो.
फिर अगेन आपने कंप्रेशन करना है। अगर तो सिंगल हैंडेडली है तो एक रिकमेंडेशन ये भी होती है कि जस्ट आप कंप्रेशंस करते रहें, रेस्क्यू ब्रेथ्स पे ना जाएं। और अगर 2 हैं तो आराम से कंप्रेशंस एंड 2 रेस्क्यू ब्रेथ हम कर सकते हैं। ये तरीका है। हेड टिल्ट है, चिन लिफ्ट है, मतलब एयरवे ओपन है। अगर उसके बगैर करेंगे तो एयरवे कोलैप्स हुआ होगा, आपके ब्रेथ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, चेस्ट रेस नहीं होगा। फिर आता है डिफिब्रिलेशन। अच्छा, ये अगर तो AED आपको अवेलेबल कहीं पे मिल सकता है, मिल जाए तो बहुत ही आसान तरीका होता है। वो आपने ला के सिर्फ ओपन करना है, बाकी की इंस्ट्रक्शंस वो खुद ही देता रहता है। सो AED आया आपके पास, ऑब्वियसली आप कंप्रेशंस कर रहे होंगे, कोई और जो भी इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसने आपको AED ला के दिया है। आपने उसको जैसे ही लेड ऑन करेंगे, एट टाइम्स वो खुद ही स्विच ऑन भी हो जाता है, वरना आपने पावर ऑन का बटन प्रेस करना है। वो इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देगा, जिसमें सबसे पहले आती है कि अटैच पैड्स। उसकी भी पिक्चर उनके पैड्स पे ही बनी हुई होती है कि कहाँ पे लगाना है। जिस तरफ ही उन्होंने पिक्चर लगाई हुई है उस तरह से आपने पैड्स को अटैच करना है। अभी आगे हम देखेंगे। फिर उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन देगा कि एनालाइजिंग रिदम। जब एनालाइज हो रही होगी रिदम, नो वन शुड बी टचिंग दी विक्टिम। अगर कोई टच कर रहा होगा तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी जज कर लेगा, ANS इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचेगी, वो सही से इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा कि आगे इस विक्टिम के साथ आपने क्या करना है। सो उस वक्त जब वो एनालाइजिंग रिदम कह रहा है, उसके बाद नो वन शुड बी टचिंग द पेशेंट, एवरीवन शुड बी क्लियर, हैंड्स आपके ऊपर हों तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगर उसने एनालाइज करने के बाद कहा है कि शॉक एडवाइस, देन अगेन आपने रिपीट करना है एवरीवन क्लियर, सही शॉक डिलीवर होगा। फिर उसके बाद वो अगेन बोलेगा कि रिज्यूम कंप्रेशन। हमेशा जब CPR स्टार्ट करेंगे तो वी विल हैव टू स्टार्ट विद द कंप्रेशंस एंड देन वेंटिलेशन, 30 कंप्रेशन, 2 वेंटिलेशन ब्रेथ्स एंड देन कंप्रेशन। यही साइकिल होगी फॉर 2 मिनट्स एंड देन अगेन आप एनालाइज करवाएंगे रिदम कि जो पहले रिदम थी वही है। अगर वो कहता है वही है शॉक एडवाइस तो अगेन वही स्टैंड क्लियर एंड देन शॉक विल बी गिवन। और अगर हो सकता है पहली बार में उसने कह दिया हो कि नो शॉक एडवाइस, तो आपने फ़ौरन से कंप्रेशंस रिज्यूम कर देनी है। 2 मिनट्स तक वही वेंटिलेशन होगा एंड 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स होंगे, वेंटिलेशन 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स। इस तरह से 2 मिनट्स तक साइकिल चलेंगी। 5 साइकिल्स होती हैं इन अ 2 मिनट टाइम एंड देन अगेन आप एनालाइज करवाएंगे। AED अगर आपके पास आ गया है तो एवरी 2 मिनट्स आपने रिदम को एनालाइज करवाना है, वो जिस तरह से कह रहा है वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। इफ़ आफ्टर दिस ऑल मैन्यूवर्स आपका पेशेंट विक्टिम ब्रीथ करने लगता है या उसकी पल्स आ जाती है तो फिर आपने उसको रिकवरी पोजीशन में शिफ्ट कर देना है। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं, ये इस तरह से पैड्स होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पैड्स पे लोकेशन बनी हुई है, कौन सा पैड किस तरह से लगेगा, सही। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, दिख रहा होता है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, बहुत ही सिंपल होता है इसको यूज़ करना। सिर्फ जो हमें माइंड में रखना है वो ये है कि व्हेन इट सेज स्टैंड क्लियर तो आपने पेशेंट को टच नहीं करना है। अगर वो शॉक दे रहा है और किसी भी हेल्पर का हाथ वहाँ पे है, पेशेंट पे है, तो उस बंदे को भी शॉक जाएगा, सही है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एक मतलब डिफरेंट तरीके के होते हैं दिखने के लिए, लेकिन बहुत ही सिंपल होता है। पावर बटन होता है और शॉक बटन होता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ठीक तरह से फॉलो करनी होती हैं। This is the recovery position. If the patient starts breathing, then we will have to shift the patient to this position so that if patient vomits or कोई भी secretions बाहर आती हैं तो वो lungs में ना चली जाए, patient aspirate ना कर ले, जो भी हो वो इस तरह से बाहर आ जाएगा।
इसमें क्या हो रहा है, हैंड अंडर चिन है टू कीप माउथ ओपन, एक लेग बेंट है टू सपोर्ट द पोजीशन और आर्म बेंट टू प्रिवेंट रोलिंग ओवर। किस तरह से करना है, सीधा पेशेंट है, सीधी पोजीशन में आप कर रहे थे सीपीआर, एक हाथ ऊपर किया, दूसरे हाथ को उसके फेस के नीचे किया, पेशेंट को रोल किया और अबव लेग को आपने बेंड कर दिया। थैंक यू। ये हमारी प्रेजेंटेशन हुई। थैंक यू। एक हम वीडियो देखेंगे जिससे जो है होपफुली आप लोगों को और थोड़ा सा इस फुल है।
कितनी दफ़ा तक करना पड़ता है रिससिटेट इस तरीके से? जब तक पेशेंट रिवाइव ना हो या फिर इमरजेंसी सर्विस कोई ऐसी ना आ जाए जो कि इसको सर्विस नहीं आ सकती हमारे हालात में, तो कब तक करें? 20 मिनट्स तक तो हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद हाँ अगर कुछ नहीं आ रहा है तो के वी कैन डिसकंटिन्यू, वरना अदरवाइज़ 20 मिनट्स में तो कुछ ना कुछ अगर हमने एक्टिवेट किया है तो आ भी सकता है, अगर हमने सिचुएशन को प्रॉपर्ली कन्वे कर दिया है। इसको कैरोटिड ये मेन शेयर जिसको कहते हैं, इसको फील द रिस्पांस, फिर ये और फिर आपने ब्रीथ किया, दोनों चीज़ें। वो जो बाकी चीज़ें हैं जो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, उसमें ये चीज़ें नहीं। हाँ, उन चीज़ों की वजह से अगर आपका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है फिर हमने सब कुछ करना। फिर फर्स्ट स्टेप यही होगा कि अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो कंप्रेशन से करना है। स्टार्ट करते हैं, ब्रीथ और कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं, ये बेसिक लाइफ। फिर उसके आगे एडवांस जब हॉस्पिटल वाला आ जाते हैं फिर वो एडवांस है, उसमें भी हम आपको हैंड ऑन में बताएंगे। और कुछ पूछना है किसी? जी जी। मैम अगर ये AED जो डिवाइस है अगर उसका अवेलेबल ना हो तो कुछ नहीं करेंगे, आपने कंप्रेशंस जो आपके पास है हैंड्स ऑन कंप्रेशन करते रहेंगे। सही नेसेसरी है, अगर पेशेंट किसी ऐसे उसकी रिदम में चला गया है जिसको शॉक की रिक्वायर्ड है तो कंप्रेशन से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे उसको, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे पास है हम वो करें। बेसिक लाइफ सपोर्ट यही है। मतलब ये डिवाइस उस वक्त हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, मतलब हम इसको पहले अरेंज करेंगे कि हमें आपने पहले कंप्रेशंस करते रहना है, अगर आपके पास कोई और बंदा है वो उसको अरेंज करे, करवाए, एम्बुलेंस आए, वटेवर। अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आपने देखा था उसके अंदर ये था कि कॉल फॉर हेल्प, तो आपने पहले हेल्प करनी है और अपना काम शुरू कर दिया। इस तरह आपकी लेबॉर्ट्री है, उसमें अगर आप ये AED डिवाइस अवेलेबल करा लेते हैं तो उसका आपको फ़ायदा ही होगा। उस पर फिर आप फिर उस वक्त करते लेबॉर्ट्री है या कोई और जगह है जैसा EMSI है, वहाँ ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। उदाहरण खासा किसी को भी लेबॉर्ट्री में आप पेशेंट का ब्लड दे रहे हैं और वो क्लैप्स हो जाता है तो फिर आप सब भी देखना चाहिए। तो ये AED एक सिंपल सा है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन अगर कोई पेशेंट जी अब तो पोर्टेबल डिवाइसेस आ गए हैं, ऐसी कोई डिवाइस है कि बेसिक जो कंप्रेशन और ब्रीदिंग के प्रोसेस को पोर्टेबल डिवाइसेस जो घर में हम रख सकें, ऐसी कोई डिवाइसेस हैं? मतलब वो कंप्रेशंस भी करे और ब्रीदिंग भी करे। इफ़ होगा तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। सही, सबसे आसान चीज़ जो है, आपको अगर इवैल्यूएशन आती है तो कंप्रेशन से स्टार्ट कर दें। अगर तो बहुत कोई है तो AED अगर रख सकते हैं किसी भी बिल्डिंग में, यूजुअली होते हैं बड़े अगर बिल्डिंग्स वगैरह हों, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं इसी तरह से AED भी लगे होते हैं कि अगर कोई कोलैप्स हो रहा है विक्टिम तो उसको रिक्वायर्ड है तो उसमें फौरी तौर पे यूज़ किया जा सके। सही, एयरपोर्ट्स पे या मॉल्स में, हमारे यहाँ नहीं लेकिन आपको आउट ऑफ पाकिस्तान मिलेंगे ये AED लगे हुए। सही, बेसिकली लेकिन आपके पास स्किल्स हों, आपको ये पता चल जाए कि हाँ इसको रिक्वायरमेंट है इस वक्त। आपने अगर ये एनालाइज कर लिया कि इसको हमें कंप्रेशंस की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले आपने कंप्रेशंस ही देने हैं, फिर उसके बाद AED का काम आता है। जी सेम क्वेश्चन कि जो एनदर पर्सन है कि अगर हम इस ऐसी फेज पे हैं जहाँ पे जो है लाइक वो जो AED इंस्ट्रूमेंट है उसको लाने में थोड़ी देर वगैरह में हम कंप्रेसर तो मतलब उसको कंप्रेशन दे रहे हैं जी। तो अगर उसको देर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम होगी उस पर्सन की? अच्छा, अगर तो उसको रिक्वायर्ड था शॉक, वी टेक या वी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में है पेशेंट और उसको उसी की नीड है शॉक की, तो हाँ उस वक्त उसका नुकसान हो रहा होगा जितना ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन अगर दूर है तो आप कुछ उसमें कर नहीं सकते। जो कर सकते हैं वो ये है कि एक बंदा एटलीस्ट कंप्रेशंस करता रहे और दूसरा बंदा जितना भी टाइम लग रहा है, अगर आपके पास नहीं है, आप अकेले ही हैं, आपको पता है कि हाँ आप पहुंच सकते हैं AED तक, तो भी आपने 2 मिनट्स तक कंप्रेशन करके फिर AED लेने जाना है। सही है, ताकि उसको एटलीस्ट कुछ कंप्रेशंस मिले हों। जी अच्छा, ये शुरू में वो चीज़ बताई थी कि आपके सामने कोई विक्टिम गिरा है
तो आपने उसको जो एनालाइज करा है कि उसकी ब्रीदिंग नहीं है और पल्स नहीं है, तो कार्डियक अरेस्ट है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो शॉक की नीड है तो हम AED डिवाइस यूज करें? आपने अपनी रिलेशन जो हाँ, वो एनालाइज करेगा AED। उससे पहले आप नहीं बता सकते कि हाँ ये जो अभी कार्डियक अरेस्ट में है पल्स नहीं आ रही है तो इसकी क्या वजह है, वो एनालाइज करने के बाद ही पता चल सकता है। दिखाई दी ना उस पे 2 पैड लगाते हैं चेस्ट पे उसकी जगह, तो वो फिर आपको बताएगा कि कौन सा रिदम देना है, इस वक्त क्या रिदम चल रहा है। मैम उससे पहले हमें पता है उससे पहले आप सिर्फ कंप्रेशन ही कर सकते हैं, इसीलिए ये है कि AED एक स्टेप है जो कि आपके पास आ जाए तो अच्छी बात है। हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं बिकॉज वी आर इन अ डेवलपिंग कंट्री। अगर हम कहीं बाहर होते तो वहाँ पे ये क्वेश्चन ही नहीं था कि AED नहीं आ सकता, सही है। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमें कंप्रेशंस करते रहना है और अगर अवेलेबल हो जाए तो अच्छी बात है। इसलिए कि ब्लड पंप करना बहुत ज़रूरी है हार्ट में। अगर आपके कुछ 3 मिनट तक अगर आपने कितना 3 मिनट अगर ब्रेन तक आपका ब्लड नहीं पहुंचा तो ब्रेन डेथ हो गई, और एक दफ़ा अगर ब्रेन डेथ हो गई तो फिर कोई चीज़ वापस, हार्ट तो वापस आ सकता है, ब्रेन वापस नहीं आता। तो आपने CPR करते रहना ताकि ब्रेन डेथ ना हो। अपॉक्सी ब्रेन डैमेज हो गया तो फिर कोई भी कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताएं, ये तो एडल्ट था, अगर चाइल्ड हो तो? अच्छा, चाइल्ड में हमारे पास थोड़ा सा ये होता है कि मैन्यूवर्स मोर और लेस सेम है, थोड़ा सा डिपेंड करता है कि बच्चे का साइज़ क्या है। जो न्यू गाइडलाइंस है उसमें भी उन्होंने लिख दिया है कि जो है एक हाथ से भी कर सकते हैं, 2 हाथ से भी कर सकते हैं, 2 थंब से भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम हमारे लिए फीजिबल हो जो करना। बिल्कुल ही न्यू नेट है तो आपने उस बच्चे को जस्ट एक चेस्ट से रख के थंब से करना, थोड़ा सा बड़ा तो एक हाथ से करना, तो थोड़ा सा 12 साल से तो उस तरह। तो फिर हम एडल्ट वाले पे आ जाएंगे। वही है कि बच्चे को फील करना है, आपने टंग फॉल बैक है जो उसको आपने सही करना है, जॉ थ्रस्ट करना है, एक जॉ थ्रस्ट मैनुअल भी आता है वो भी कर सकते हैं हम। लेकिन बेसिक वही है कि हेड और चिन नहीं करना है ताकि उसका एयर वे क्लियर है। जब आप टिल्ट करेंगे उसकी टंग वैसे ही अंदर कैसे निकलेगी बाहर? वो ऊपर आ जाता है When you tilt the head, पेशेंट और हेड को नीचे करके ऐसे तो ये टंग ऊपर एयरवे पैसेज ओपन हो जाता है। मेन चीज़ जो हमारा जो बताने का भी ये है कि आपने प्रॉपर असेस करना है कि कार्डियक अरेस्ट है कि नहीं, जिसमें वो चीज़ें हमें बताती हैं कि ये 2 चीज़ें हैं, इससे ब्रीदिंग और थेरेपी आर्टरी आपने फील करना। और उसके बाद आपने CPR पे हेल्प, कॉल फॉर हेल्प है, उसके बाद ब्रीदिंग है और उसके बाद चेस्ट ऑपरेशन। चेस्ट जब तक आपकी हेल्प नहीं आ रही, आप अकेले हैं या 2 हैं, अकेले का भी बताती है आप सबको, 2 का भी बताती है ये किस तरह करना है। तो ये चीज़ें बस CPR करते रहना जब तक आपकी हेल्प नहीं। और अगर 2 लोग हैं तो 2 मिनट बाद उसको चेंज, आपने उसको चेंज करना है बंदे को, पहले काफ़ी लोग होते हैं, और 2 मिनट बाद आपने एक चेंज करना है, रेसिवर तो आपने चेंज करना है। बाकी चीज़ें आपको हम बता देते हैं। आपको या कुछ और सवाल पूछना है? कोई और कुछ पूछना चाह रहा है? जी डॉक्टर आप क्या है? अच्छा, ओके, माय क्वेश्चन इज वेरी फॉर दिस ऑल पीपल कि हमारे पास इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं होती कि यू हैव अ कंफर्टेबल स्पाइन किया हुआ उसको और आप उसका CPR कर रहे हो, रोड साइड एक्सीडेंट एंड यू नीड CPR, हाउ यू गोइंग टू मैनेज दैट? सिंपल कि हमें नज़र आया जिसको CPR करना है, रोड साइड है, वो बता दें। I mean, I know कि उसमें हमारे अपने कॉन्सिक्वेंस को देख के हमारे अपने नहीं बात इस वक्त बात की होती है ना कि बिकॉज दीज पीपल आर ये लैब में होंगे, लैब के लोग हैं, ये मेडिकल प्रोफेशनल हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि कभी कभी करेंगे ना, और इतनी आइडियल सिचुएशन इनको नहीं मिलेगी ना। उसके लिए वही था कि बताएं मुझे आप उस सिनेरियो से और सेफ जगह पे ले आएँ। अगर फॉर एग्जांपल बिल्कुल बीच रोड पे हुआ है तो आप साइड में कर लेंगे, फ्लैट सरफेस होना चाहिए आपके पास, और फिर आपने कंप्रेशन स्टार्ट करनी है। बस ये हो कि रोड मतलब जो भी सीन है उसको सेफ कर लें अपने लिए, और ये ना हो कि पेशेंट को और नुकसान दे दें आप। ब्लड को ऐसी बात है वो फिर आगे चला जाता है या जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वो आपने उसको बंद कर दिया गया, लेकिन आपने ब्लड पंप करना है बस।
अच्छा, आपको इसमें एक और इनको आई मीन सिग्निफिकेंस ऑफ गिविंग अ हेड टिल्ट वो एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज विदाउट दैट इज नो यूज कि आप ब्रीथ कर रहे हैं और पिंच द नोज व्हाइल गिविंग इट कि आपने उसको करना है ना, थोड़ा इसको एलैबोरेट करते हैं। वो फिर अच्छा, वो hand on से hands on में कराते हैं ना कि वो डमी पे डमी उसको पे पता चलेगा कैसे करना है और वो माउंट ठीक है, कैसे सही। करना है और सीपीआर कैसे करना है, बस। किस पोजीशन में करना है, वो सारा वहाँ और पर कंप्रेशन लेवल भी बता दीजिए, वो तो सब सारी वो- टिप्स रूटीन वो की सब- ये वो इसीलिए हैंड्स ऑन अच्छा, that's all। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा बताया था कि सेंटर ऑफ चेस्ट पे ऑन द ब्रेस्ट बोन आपने हाथ रखना है, रिब्स पे लेफ्ट राइट नहीं हाथ रखना, कि हार्ट लेफ्ट पे होता है तो आपने रिब्स को कंप्रेस करना शुरू कर। कि कहाँ रखना है, किधर कैसे करना है। इस वीडियो को दोबारा लगाएं ताकि चले, इसको चलती रहे, बाकी आपको बैठे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सॉले है, मैं एनेस्थीसिया का चीफ रेजिडेंट हूँ और यहाँ पे हम आपको BLS प्रोवाइड कर रहे हैं, BLS फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब पहले तो प्रेजेंटेशन आपने देख ली कि कैसे एक विक्टिम को, एक कोलैप्स पेशेंट को आप अप्रोच करते हैं और उसका CPR करते हैं, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक विक्टिम है, एक डमी है, एक मैनिकन है, ठीक है। अब ये इस वक्त कोलैप्स हो चुका है, ठीक है। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, पहले तो आपने जाके देखना है कि सीन सेफ़ है कि नहीं है। सीन सेफ्टी आपके लिए और पेशेंट के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया कि भाई सीन सेफ़ है तो आप पेशेंट को अप्रोच करोगे। कैसे अप्रोच करने के लिए उसको पहले असेस करोगे कि पेशेंट वाकई कोलैप्स्ड है या नहीं है। तो क्या करोगे उसके लिए, पहले तो कैरोटिड पल्सेशन फील करनी है, साथ में आपने उसकी रेस्पिरेशन यहाँ से फील भी करनी है और देखनी भी है कि चेस्ट राइज हो रही है कि नहीं हो रही। तो चेक करने का तरीका ये होता है कि कैरोटिड आर्टरी पे हाथ रख के आपने चेस्ट राइज भी देखना होता है। कैसे करते हैं, और चेक करने के लिए ये कि 1003, 1004, 1005 देख लिया, हमारे पास कोई कैरोटिड पल्सेशन नहीं आ रही और साथ में कोई भी रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं है पेशेंट की, तो हम पेशेंट को हाई क्वालिटी CPR देना स्टार्ट करेंगे। और ये 1001, 1002 ये क्यों करते हैं, इस वजह से कि जब हम सेकंड्स काउंट करते हैं ना तो समटाइम्स बहुत जल्दी कर देते हैं, तो हम 5 सेकंड से पीछे आ सकते हैं और समटाइम्स हम बहुत लेट करते हैं कि 10 सेकंड से ज़्यादा जा सकते हैं। तो 10 सेकंड से ज़्यादा भी नहीं जाना और 5 सेकंड से कम भी नहीं करना। अब आपने पेशेंट को देख लिया कि भाई पेशेंट कोलैप्स्ड है, तो अब उसका CPR स्टार्ट करना है। आपने CPR स्टार्ट करने के लिए क्या है, अब इस CPR डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता, पहले आपके पास जो भी सराउंडिंग में हेल्प है ना तो आप उसको एक्टिवेट करेंगे। कैसे एक्टिवेट, कंट्रीज़ हैं उसमें हर जगह होती है, हमारे यहाँ भी हर रेस्टोरेंट्स में, हर मॉल में, इवन हर हॉस्पिटल में AED अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। किसी भी सेटअप में AED का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको उसकी यूजेज जो है ना वो ऐसी बनाई गई है कि आम लेमैन भी उसको इस्तेमाल कर सके। आपने डायरेक्ट पैडल्स लगाने, पैडल्स लगा के उसकी वॉइस कमांड जो है ना आपको फॉलो करनी है। कुछ नहीं देखना, ECG नहीं देखनी कि रिदम कैसा है, VTAC है, वी फिब्रिलेशन है, उसको शॉक करना है, नहीं करना, नहीं करना। जो लेमैन की, जो आम आदमी के लिए जो डिवाइस बनाई गई है कि उसको शॉक कर सके, वो बनाई गई हमारी AED। पैडल लगाना है, उसके वॉइस कमांड को फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं एक कोलैप्स विक्टिम को अप्रोच करने लगा हूँ। पहले मैंने देख लिया कि भाई सीन सेफ है कि नहीं है, मेरे लिए है, इसके लिए, ठीक है। फिर बाद में क्या करना है, कैरोटिड पल्सेशन पे हाथ रख के कान इसके मुंह पे लगा के, और जो आंखें हैं आपकी चेस्ट पे होने चाहिए, सही है। क्या करना है, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। तो ग्रॉसली बता देना है कि पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। पहले अप्रोच करने के पहले आपने देखा कि शाउट आउट करना है, या आपके सामने गिरा है तो भी चेक करना है, सामने नहीं गिरा तो फिर भी चेक करना है कि हे आर यू राइट, आर यू राइट। और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो वापस आप असेसमेंट पे चले जाओगे। असेसमेंट पे क्या देखोगे, कैरोटिड पल्सेशन, साथ में रेस्पिरेशन उसकी देख लिया। पेशेंट की कोई रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं है, कोई कैरोटिड पल्सेशन नहीं है, तो आपने हाई क्वालिटी CPR स्टार्ट कर देना है। और CPR स्टार्ट करने के लिए क्या है, मिडल ऑफ द चेस्ट पे आपने हील ऑफ वन हैंड रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हाथ इंटरलॉक करके और कंप्रेशन देनी है। ये होती है अफेक्टिव CPR। ये एक मैनिकन है, इसमें क्या होता है कि जब आप अफेक्टिव CPR दोगे तो ग्रीन लाइट होगी, और अफेक्टिव CPR नहीं दोगे तो रेड लाइट होगी। और अफेक्टिव CPR का पता कैसे चलेगा, कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ होनी चाहिए, और इंचेस में हम देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 to 2 इंचेस, ठीक है। और कंप्रेशन का आपको पता है कि 30 कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, ठीक है। अब हम कंप्रेशन करते हैं। क्या करना है, हील ऑफ वन हैंड प्लेस करो मिडल ऑफ द चेस्ट पे, और ये आपने इंटरलॉक किया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आप तो 30 तक जाएगा, ठीक है। 30 कंप्रेशन कर लिए। उसके बाद होती है रेस्क्यू ब्रीदिंग।
आइडियली तो ये होता है माउथ पीस आप सबके पास अलग अलग होना चाहिए कि कोविड का एनवायरनमेंट चल रहा है, ठीक है। हम अगर आपके पास नहीं है तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, क्या करना है, इसके सर पे हाथ रखो, इसको हेड टिल्टिंग कहते हैं। इसके चिन पे हाथ रखो, उसको कहते हैं चिन लिफ्ट, ठीक है। नाक बंद कर ली और माउथ टू माउथ ब्रीथ करवाना है, पर आपकी आंखें होनी चाहिए चेस्ट पे। इसकी चेस्ट राइज आपको दिखनी चाहिए। इसमें तो नहीं हो रही। निकल के ये तो लीक हो गया पैर में। तो आइडियली जो भी आपको मैनिकन सही वाला मिलेगा उसमें ये चेस्ट राइज होगी, ठीक है। करना तरीका यही है, आपने हेड टिल्ट करना है, चिन को लिफ्ट करना है और ब्रीथ करवानी है। ब्रीथ करवाने से ये होगा आपकी आंखें होनी चाहिए चेस्ट पे। और सवाल ये होता है कि हम कितना वॉल्यूम दें उस पेशेंट को। वॉल्यूम उतना होता है जितना आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे होते हैं, तकरीबन 500 से 600 का टाइडल वॉल्यूम उसको डिलीवर करवाना है, ठीक है। प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। करना कैसे है कि पेशेंट को अप्रोच करना है सेफली। आपके सामने अगर पेशेंट गिरा है तो उससे पूछना है कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आप उसकी असेसमेंट पे चले जाएंगे। असेसमेंट में आप देखा कि कैरोटिड पल्सेशन और रेस्पिरेशन ये अलग अलग नहीं करनी होती कि मैंने देखूँ कि भाई रेस्पिरेशन नहीं कर रहा, चलो 5 सेकंड इसमें लगा दिए, फिर कैरोटिड पल्सेशन चेक कर ली, 5 सेकंड इसमें लगा दिए, तो अल्टीमेटली आप पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। आपके सामने गिरा है, दोनों चीज़ें एक साथ आप करोगे, कैरोटिड पल्सेशन चेक कर ली और साथ में रेस्पिरेशन चेक कर ली कि वो उसमें नहीं है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि पेशेंट कोलैप्स्ड है, ठीक है। अब आपने पेशेंट कोलैप्स असेस कर लिया तो आपके पास सराउंडिंग में जो भी एक बंदा है, कोई भी हेल्पर है, उसको बोलें कि इमरजेंसी सर्विसेज जो है ना वो एक्टिवेट करवा दें। उसने इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट करवानी है, साथ में आप उसको बोलोगे कि AED डिवाइस भी लेकर आओ, ठीक है। तो ये सारे काम आपने कर दिए इन अ मिनिमम टाइम। उसके बाद आप जाओगे कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स। कंप्रेशन आपको पता है कि 30 कंप्रेशन और उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ करवानी है। 30 कंप्रेशन करनी है, उसके बाद जो ब्रेथ है ना वो ऑलमोस्ट 1 सेकंड तक करनी है। कंप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी डेप्थ जो है ना वो अच्छी अचीव करो। अब ये मैं ऐसे करूँ, ये इनफेक्टिव CPR है, इसका पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जब CPR करनी है तो CPR की क्वालिटी मेजर की जाती है, जिसको कहते हैं हाई क्वालिटी CPR या इफेक्टिव CPR। वो कैसे होती है कि पेशेंट की डेप्थ जो है ना, जो चेस्ट की डेप्थ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर नीचे जाए, ठीक है। अब उसके बाद रिकॉइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप चेस्ट कंप्रेस करते हो तो हार्ट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ब्लड करेगी ऊपर सप्लाई। उसके बाद जब आप पेशेंट को रिलैक्स नहीं दोगे तो वो हार्ट में ब्लड वापस ही नहीं आएगा। तो जितनी कंप्रेशन इंपॉर्टेंट है उतनी रिलैक्सेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, हील रख ली, इंटरलॉक किया, कर दिया। आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हील को उठा दो, फिर हील से करो, फिर हील को उठा दो, फिर हील से करो, सही है। और ये फिंगर्स पे कभी जोर नहीं देना होता। फिंगर्स को जोर दोगे तो किसी जो रिब्स है ना वो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सारा काम लेना है अपने हील से, ठीक है। इसकी रिकॉइलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिकॉइल करोगे तो पेशेंट हार्ट में वापस ब्लड आएगा, जो कि आप दोबारा पंप करोगे। 30 कंप्रेशन होगी फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रेथ, फिर 30 कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रेथ। ये है सिंगल पर्सन मैन्यूवर, ठीक है। अभी तक आपने जिस बंदे को भेजा था कि भाई इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट करो, वो बंदा पहुंचा नहीं है। आप तब तक ये करते रहोगे। 30 ब्रेथ 2 रेस्क्यू, 30 कंप्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रेथ, 30 कंप्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रेथ, ठीक है। आपके पास वो हेल्पर आ रहा है, तो हेल्पर आ गया तब तक आप कंप्रेशन कर करके बहुत थक चुके होगे ना, तो आप डायरेक्टली उस हेल्पर को आएगा, साथ में AED लाएगा, ठीक है। AED के पैड्स लगाने हैं साथ में यहाँ पे, ठीक है। जैसे लगाया वो क्या करेगा, एनालाइज रिदम करेगा, रिदम एनालाइज करेगा। अच्छा वो बनाया मैंने जैसे पहले बताया कि इस तरह से बनाया गया है कि एक आम आदमी उसको लगाकर समझ सके। उसको ECG पढ़ना नहीं आती, उसको समझ नहीं है कि VTAC की क्या होती है, फिब्रिलेशन कैसी होती है, तो वो खुद से पिक कर लेगा। लगा दिया, वो कमांड फॉलो कर देगा शॉकेबल रिदम है या नहीं है। शॉकेबल रिदम हमारे पास सिर्फ 2 ही है। क्या होता है, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया और वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। वो खुद ही उसमें से डिटेक्ट कर लेता है ना, जो हम AED लगाते हैं। अगर आपके पास एक्सटर्नल फिब्रिलेटर है, डिफिब्रिलेटर है, वो तो हम लगा के साथ में ECG देखते हैं। वो होता है हॉस्पिटल्स में,
ठीक है, आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, बाहर रोड पे हैं, कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है, AED लगाओ, उसकी कमांड फॉलो करो, वो आपको बता देगा ये शॉकेबल रिदम है या नहीं है। अगर शॉकेबल रिदम आ गया उसमें तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि इसको शॉक डिलीवर करवाओ। मशीन में वो आपको खुद ही कमांड देता जाएगा, अब पैड्स लगाओ, उसके बाद मशीन रिचार्ज हो रही है, बटन दबाओ, शॉक गया। ठीक है, शॉक डिलीवर होने के, अब शॉक डिलीवर हो गया ना तो फ़ौरन ही आपने दोबारा कंप्रेशन स्टार्ट कर देनी है, उसमें कोई डिले नहीं करनी। अब ये है कि असेसमेंट कब कब करेंगे। असेसमेंट होती है एवरी 5 साइकिल्स, जो कि अराउंड होती है 2 मिनट के बाद। ठीक है, अब क्या मैंने पेशेंट को पहले असेस किया और उसके बाद मैंने CPR इसका स्टार्ट कर दिया। कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रेथ, कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रेथ, ये मैं करता रहूँगा अनटिल 2 मिनट्स, मतलब 5 साइकिल जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक मैं ये करता रहूँगा। 5 साइकिल जी, 5 साइकिल ख़त्म हो गई, उसके बाद दोबारा मैं पेशेंट को असेस करूँगा उसी तरीके से कि कैरोटिड पल्सेशन मैंने चेक की, साथ में मैंने उसकी रेस्पिरेटरी एफर्ट देखना शुरू कर दिया कि पेशेंट वापस आया भी है। इसको कहते हैं रिवाइवल, रॉस का अचीव करना, रिवर्सल ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। ठीक है, अब आप में से आ जाएं, कंप्रेशन भी क्या उसको रेस्क्यू करने के लिए आ जाए। हाँ, अब ये कि सिनारियो लगानी है तो इसके पोजीशन आपने कहा कि लेफ्ट पे लगानी है, ये लेफ्ट राइट पे भी लगा सकते हैं क्या? पैड जो हाँ, पैड से एक लगता है, ये क्लाविकल होता है ना, क्लाविकल के बिल्कुल नीचे राइट पे और बिल्कुल ब्रेस्ट बोन के नीचे यहाँ पे ऐसा लगता है। या तो आप हॉरिजॉन्टल लगा सकते हो या वर्टिकल लगा सकते हो। वो AED के पैड्स में बिल्कुल बना हुआ होता है कि लगानी कहाँ पे आप। अगर अडल्ट पेशेंट है तो कैसे करनी है, एक क्लाविकुलर और एक यहाँ पे। अगर बिल्कुल पीड्स का पेशेंट है तो बिल्कुल एंटीरो पोस्टीरियर लगाते हैं हम, एक यहाँ पे लगाते हैं, एक उसके पीछे लगाते हैं। अगर पीड्स का पेशेंट है तो पीड्स में अलग सी कंपोजिशन आती है, अडल्ट में अलग आती है। और कुछ पूछना चाह रहे हो सीक्वेंस? सर अगर हमें खुद से रेस्क्यू रिक्वायर और कोई भी ना हो, हम अकेले हों तो मैंने बताया ना कि देखो रेस्क्यूअर 1% रेस्क्यूअर भी हो सकता है, 2% रेस्क्यूअर भी हो सकता है। अब उसमें थोड़ा सिनारियो चेंज है। सिनारियो क्या है, एक पेशेंट आपके सामने गिर रहा है। नहीं सर, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मुझे एकदम से रिक्वायर होता है, मुझे CPR रिक्वायर है और मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ घर में, कुछ नहीं कर तो मैं क्या सकते आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप तो गिर गई, ठीक है, आपको जो देख रहा है गिरने वाला। अब 2 सिनारियोज हैं इसमें, एक तो आप किसी के सामने गिर रहे हो, ठीक है, दूसरा ये कि आप पहले गिर चुकी हो और फिर बाद में कोई बंदा आके देख रहा है कि भाई ये कोलैप्स हो चुकी है। ये 2 डिफरेंट सिनारियोज हैं। अब पहले सिनारियो में क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल ये है मेरे सामने कोलैप्स हुआ है, अब मुझे पता है कि अभी अभी कोलैप्स हुआ है तो मेरे पास टाइम है, मैं पहले इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट करूँगा, फिर आके CPR करूँगा। ठीक है, अब पहले से कोई बंदा आपको कोलैप्स मिल रहा है तो आप डायरेक्ट कंप्रेशन पे जाएंगे। सर अगर कोलैप्स होने से पहले मुझे रेस्पिरेशन ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप शाउटफुल हेल्प कर सकती हैं। नहीं, अगर पॉसिबल ही ना हो हेल्प तो कोई और दूसरी टेक्निक नहीं, ये है कि दूसरी ब्रीथिंग कंट्रोल कर सकूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है ना तो आप तो जा रही हैं, जो CPR है ना वो दूसरा बंदा करता है। ठीक है, सारी जिम्मेदारी दूसरे बंदे की, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप तो कोलैप्स होने वाली हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जाने से पहले किसी चीज़ को आप शाउट कर दो कि भाई मुझे बचा दो, इतना किया जा सकता है आपकी तरफ से। बाकी जो चीज़ करनी है आपके कुलीग्स ने करनी है, जो बंदा आपके सराउंडिंग में है। क्या लाजमी नहीं है। देखो CPR आप जब बेसिक 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक होती है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। वो ACLS डिफरेंट थिंग है। जो एडवांस होती है वो किसी भी मेडिकल पर्सन के लिए होती है कि वो उसको कॉजेज़ भी देखनी होते हैं, सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जो नॉर्मल पेशेंट हैं, जो नॉर्मल बंदे हैं, जो मॉल्स में हैं, रेस्टोरेंट्स में हैं, इनको बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखाई जाती है, इसलिए ये सिखाई जाती है। उनको बाकी चीज़ों का पता नहीं है, उनको सिर्फ कंप्रेशन आनी चाहिए और रेस्क्यू ब्रेथ कैसे करवानी है वो आनी चाहिए। बेसिकली ये जो है, अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो इस पे हम देखो हार्ट अटैक के भी कॉजेज़ होते हैं ना, वो 5H 5Ts। अब किसी भी रेस्टोरेंट वाले बंदे को तो ये नहीं पता कि 5H में क्या क्या आता है, हाइपोक्सिया आती है, हाइपरकैप्निया आती है और कहते हैं हाइपरकैलीमिया आती है कि नहीं आती, उसको तो नहीं पता। वो सिर्फ जाके, इसीलिए BLS सबको कराई जाती है कि BLS क्या होता है, वो रिस्पॉन्स होता है टू द कोलैप्स पेशेंट। उसके बाद जब इमरजेंसी टीम आती है ना तो आप उसको डिस्क्राइब करते हो कि भाई मेरे सामने या मुझसे पहले ये पेशेंट कोलैप्स हुआ था और अभी तक हम इसको इतनी साइकिल्स दे चुके हैं। फिर वहाँ से वो आके पेशेंट को ले लेते हैं कि वो AED लगाएंगे, रिदम चेक करेंगे और पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक है, सीक्वेंस यही याद रखें, सीक्वेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा हाई क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव CPR।
पहले सीक्वेंस हुआ करती थी ABC के हिसाब से, मतलब एयरवे करो, फिर ब्रीदिंग करो, फिर सर्कुलेशन करो। फिर उन्होंने बोला, देखा कि ये इतनी इफेक्टिव नहीं जा रही, तो उन्होंने सीक्वेंस ही चेंज कर दी। फिर उन्होंने सीक्वेंस ला दी CAB की, कंप्रेशन, एयरवे, फिर उसके बाद ब्रीदिंग। ठीक है, तो कंप्रेशन बहुत कितना इंपॉर्टेंट है, इससे आप अंदाज़ा लगा दो कि कंप्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। वो डॉक्टर ने बताया कि अगर आप एक ही बंदे हो, आप दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, तो रेस्पिरेशन को छोड़ दो, कंप्रेशन पे चले जाओ। कार्डियक अरेस्ट में कितनी % प्रोबेबिलिटी होती है पेशेंट की रिकवर होने की? जब आपका अब ये है डेवलपिंग कंट्रीज़ और होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें भी तकरीबन 5 से लेकर 15 तक होता है। अगर आप अच्छी CPR इन अ टाइम दे सकते हो ना, तो पेशेंट रिवाइव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कि अल्टीमेटली आपका ब्रेन फंक्शन है, वो जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं जाएगी तब तक वो अपना, ठीक है, ऑक्सीजन जाती कैसे? ऑक्सीजन जाती है ब्लड सप्लाई से, और ब्लड सप्लाई तभी होगा जब आप कंप्रेशन दोगे। ठीक है, मैंने बताया कि कंप्रेशन दोगे तो ब्लड सप्लाई जाएगी टिश्यूज़ में। ठीक है, उसके बाद रिलैक्सेशन दोगे, रिलैक्सेशन जब भी दोगे तो वापस जो भी वाला ब्लड है ना, वो रीपूल होकर वापस हार्ट में आ जाएगा। फिर वही आपने कंप्रेस करना है और टिश्यूज़ को सप्लाई करनी है। ठीक है, सीक्वेंस याद होगी सबको। पेशेंट को पहले अपनी सेफ्टी और फिर बाद में पेशेंट की सेफ्टी देखनी है। सीन इज सेफ, जाओ पेशेंट को चेक करो, आप ठीक है नहीं है ठीक। मीनवाइल आपके पास कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसको बोलो कि इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट करे और AED लेकर आए। उसके बाद चेक करो उसको। चेक करने के लिए कैरोटिड पल्सेशन और रेस्पिरेशन चेक करने का तरीका बताया था कि 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 चेक कर लिया, कोई पल्सेशन नहीं आ रही, कोई रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं है, स्टार्ट CPR में ये है कि 30 कंप्रेशन, 30 अफेक्टिव कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स। ठीक है, अफेक्टिव कंप्रेशन में मैंने आपको बताया कि जो रेट होता है वो होता है अराउंड 100 से लेके 120 तक, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। और उसके बाद होती है रेस्क्यू ब्रीदिंग। और दूसरा ये होता है कि जो कंप्रेशन होती है वो होती है आपकी अराउंड 4 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ तक। अगर उससे ज़्यादा जाएंगे तो मसला, उससे कम जाएंगे तो मसला। इसलिए यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, अंदाज़ा वहाँ पे अंदाज़ा। अच्छा, दूसरा ये कि अब ये है कि ना, जो सरफेसेस हैं वो बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए किसी भी CPR को अफेक्टिव बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैं इसके नीचे फोम लगा दूँ तो वो CPR इसका इतना अफेक्टिव नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू द फ्लैट सरफेस। सॉलिड होनी चाहिए और फ्लैट होनी चाहिए। समटाइम्स हमारे पेशेंट बेड पे ऐसे लेटे होते हैं, ठीक है, उस पर आप CPR नहीं कर सकते, उस पर CPR करने का कोई फ़ायदा नहीं है। CPR का फ़ायदा ही तब है जब आप उसकी अफेक्टिव कंप्रेशन करोगे। अब उसमें आप अफेक्टिव कंप्रेशन नहीं कर सकते। सीक्वेंस सारी याद हो गई। अब 1 बाय 1 जो है ना, आप में से कोई बंदा आके कंप्रेशन भी करेगा और सीक्वेंस हम देखेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ पे गलतियाँ कर रहा है, कहाँ पे गलतियाँ नहीं कर रहा है, तो पॉइंट आउट कर रहे हैं। आ जाए, कोई भी एक बंदा आ जाए, वॉलंटियर। सबको करनी है, पहले कोई भी आ जाए। कोई आज पहले खड़ा हुआ आओ ना बेटा, इधर इतना टाइम नहीं है ना। ये सिनेरियो ये है कि एक पेशेंट है, आपके सामने कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। अब इस पेशेंट को कैसे अप्रोच करोगे, कैसे डील करोगे आप? आर यू ओके, मतलब आप ठीक हैं, उसके बाद नहीं लगेगा रोड के बीच में जी, पहले सेफ जगह पे लेंगे। हाँ सही बात है सर, ये सेफ जगह पे ही है। अभी अज्यूम कर लेते हैं कि ये सेफ जगह पे है। अब इतना 5 सेकंड्स के लिए और फर्स्ट रेट जो वो रेस्पिरेशन करते जाओ, मुझे मैं बताओ, करते जाओ। उसके बाद करते जाओ। बस यही रिपीट करना। पहले होती है असेसमेंट, उसके बाद होती है पेशेंट की पर्टिकुलर मैनेजमेंट। असेसमेंट में कुछ गलतियाँ की हैं इन्होंने, गलतियाँ की हैं। क्या गलती की है कि पेशेंट को हमने आपको बोल दिया कि पेशेंट एक सेफ़ जगह पे है, पहले उसको अप्रोच करना है। अप्रोच किया, उसके बाद उसको शाउट आउट करके पूछना है कि भाई आप ठीक हैं कि नहीं ठीक। वो डेफिनेटली कोलैप्स पेशेंट आपको नहीं बताएगा। आपको पता चल गया कि पेशेंट कोलैप्स है, तो आपने इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट करवाई नहीं करवाई, तो आपने इमरजेंसी सर्विस एक्टिवेट करवानी है और उसको बोलना है कि AED को लेकर आओ। एक पॉइंट ये मिस कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपने चेक जो किया था ना आपने कैरोटिड पल्सेशन चेक की, ना रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक की। आपने चेक किए बगैर किसी पेशेंट को आपने क्या कहते हैं कार्डियक अरेस्ट का लेवल लगा दिया, ये भी बहुत गलत है। जब तक चेक नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। रेस्पिरेशन चेक कीजिए। नहीं, दोनों, मैंने वही बताया कि या तो कल पल्स चेक करोगे, रेस्पिरेशन नहीं करोगे, फिर भी आप मसले में हो।
या रेस्पिरेशन करोगे, पल्स नहीं करोगे तो बस लो, दोनों एक साथ की जाती हैं और 10 सेकंड से कम और 5 सेकंड से 10 सेकंड कम होनी चाहिए और 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो कोई और आ जाए, फीमेल में से कोई आ जाए। इस तरह करें। आई ओके, कोई है तो आप इमरजेंसी सर्विस का एक्टिवेट करें और ED लेकर बता दो क्या क्या कर सकते हैं। सर हम पहले पूछेंगे, उससे फिर हम इमरजेंसी एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हम जो है इनकी चेक करेंगे कि इनकी नब्ज चल रही है या रेस्पिरेटरी हो रही है कि नहीं हो रही। सही। उसके बाद हम इनका जो है हेड जो है टिल्ट करेंगे और लिफ्ट करेंगे इनकी चिन को। उसके बाद जो है हम इनकी CRP स्टार्ट करेंगे जो 5 साइकिल्स होंगी कि 30 कंप्रेशन रोज, रेस्क्यू ब्रेथ, 30 कंप्रेशन रोज अनटिल आपकी कोई इमरजेंसी हेल्प नहीं आ जाती। पर ये कि पेशेंट को ना असेस करने का एक तरीका होता है, वो सीख लें। आप जाकर किसी पेशेंट को ऐसे कर दें या रेस्पिरेशन देखें, फील नहीं कर सकते। अब ये हेड चिन लिफ्ट हम इस वजह से करते हैं कि किसी भी वजह से फेरेंजियल वॉल का मसला हुआ है, पोस्टीरियर आपकी टंग फॉल हो रही है, तो इसकी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है, हाइपोक्सिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो ये ना हो। तो हम क्या करते हैं कि ये करके कैरोटिड पे हाथ रख के और तीनों चीज़ें एक साथ की जाती हैं। ठीक है, लुक, लिसन और फील वाला। कैरोटिड चेक किया, रेस्पिरेटरी एफर्ट देखी और यहाँ से उसकी रेस्पिरेशन आपने फील की। आपको कोई किसी किस्म का कोई रिस्पांस समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करोगे, कंप्रेशन पे चले जाओगे, कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथिंग पे। अब और कोई आ जाए सीक्वेंस जिसको, और कोई अच्छी वाली कंप्रेशन करके दिखाए मुझे। डबल कराए। हाँ चेस्ट राइज नहीं थी। Are you okay? Are you okay? ये पहले करना था। Someone call emergency and lady मंगवा लो असेस तो करो पहले, असेस कर लिया ना पहले असेस कर बहुत ज़्यादा रिप्स गई, रिप्स गई। अभी तो कंटिन्यू हो गया। नहीं हुई ना, अभी तो 30 करनी है। नहीं देखो तरीका क्या है, लोअर पोर्शन पे नहीं जाना, अपर पोर्शन में नहीं जाना, मिडल ऑफ द चेस्ट रखना है। ठीक है, और काम का हील से करना है ना। ये इधर आ गया, उसके बाद कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। गुड। कंप्रेशन कर ली, रेस्क्यू ब्रीदिंग, कंप्रेशन रेस्क्यू ब्रीदिंग। आपने जिस बंदे को बोला था कि भाई हेल्प ले आओ, वो बंदा लेके आ गया। कोई भी आ जाए, बेसिकली आप लोगों को सीखना है ना वो यही है। कंप्रेशन नहीं छोड़नी। देखो ये कर दिया ना, पेशेंट गया। नहीं अभी तो पेशेंट नहीं है ना। कंप्रेशन कैसे यहाँ पे आपका पोजीशन सही नहीं है, कुछ नहीं करा। जी सर, हाल दिखा था, बताया था ना। ठीक है, एक हाथ कोई भी हील यहाँ पे रखो, इंटरलॉक करो। अच्छा, जब भी हाथ की पोजीशन ये हो गई, अफेक्टिव CPR नहीं जाएगा जब तक आप स्ट्रेट हैंड नहीं करोगे। आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। इसमें ठीक है, आपने इस कंट्रोल फ्लेक्शन जहाँ पे भी लेकर आए ना आप, तो आप पूरा जो प्रेशर है वो डाइवर्ट कर रहे हो, उस पर नहीं लगा रहे। इस पे जोर देंगे तो आप आधे घंटे दोबारा कर लें। टेक्निक है स्ट्रेट आ जाओ, तो तुम ही करो। अपना अपना वजन डालना है ना कि अपने अच्छा आप को इमरजेंसी दबाना है। आ गई सही है तो बता दो। हाँ, कंप्रेशन कंटिन्यू रखें आप। कंप्रेशन कंटिन्यू रखें, ठीक है। ऐसे भी नहीं, वो बस करते रहना है उसको। तुम्हारा पोस्चर सही नहीं। देखो ये हील का पोस्चर है, सही है, और बिल्कुल ऐसे करके स्ट्रेट हाथ करो, इसको ऐसे करके अब दबाओ। आपने इसको दबाना है, इस स्ट्रेट करके इस चीज़ को ऐसे दबाना, सब देखना, अपने अपने को दिखाना, अपना जिस्म नहीं हिलना, बाजू ऐसे हिलाना। वेट नहीं देना ना। हाँ, तारीख एक क्लास हो जाता नहीं सर, हाथ सीधे कर, हाथ सीधे रखो, हाथ बता रहे। ऐसे
चले हटे, दूसरा बंदा है। हाँ जल्दी आओ। अच्छा। करके देखो। अच्छा, ये सिंगल मैन्यूअर पर्सन मैन्यूअर चला था। मैंने किसी हेल्पर को इसलिए भेजा कि जब कोई बंदा आ जाता है तो 2 पर्सन मैन्यूअर कैसे शिफ्ट हो सकता है, तो रिस्पॉन्ड किसी ने अच्छा नहीं किया। खैर, कोई भी एक बंदा आ जाए, CPR करे, हम किसी हेल्पर को भेजेंगे, फिर स्विच हो जाएगा सिंगल पर्सन मैन्यूअर से 2 पर्सन मैन्यूअर पे। आ जाए, अरे कोई भी आ जाए। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ पर मैं डायरेक्ट CPR नहीं, डायरेक्ट CPR नहीं, आपको सिर्फ हम ये अज्यूम करवा सकते हैं कि सीन सेफ है। उसके बाद पेशेंट असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है CPR में। किया और 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ठीक है। पेशेंट कोलैप्स है। इमरजेंसी में बुलाना है किसी को? हाँ बुलाना है, बुला लिया मैंने ज़ूम। ठीक है, चलिए आप कंप्रेशन स्टार्ट कर लें। हाँ ऐसे, हाथ सीधे, हाथ बिल्कुल सीधे, हाथ सीधे होने चाहिए। हाँ सही है। और आगे की तरफ, दूर नहीं होना पेशेंट से करीब होना। हाँ ऐसे, चलो अब ऐसे। लाइट जल रही है कोई? नहीं ऐसा लाइट जलाएं, लाइट कंप्रेशन सही नहीं आ रहा। इतनी ताकत तभी तो CPR इफेक्टिव नहीं होते। आई, एक भी नहीं आई। कोशिश ये करें कि नॉन डोमिनेंट जो हैंड है वो उसकी हील रख के डोमिनेंट हैंड से कंप्रेस करें। जो आपका अपना हाथ है, राइट, जिससे कोई लेफ्ट हैंड होता है तो राइट हैंड होता है, हाँ। इससे आपने करना है। चले 30 हो गए, उसके बाद क्या करेंगे हम? फिर 2 सेकंड माउथ ब्रीथ देनी है। ठीक है, फिर 30 सेकंड, फिर 2 ब्रीथ देने हैं, फिर 30 कंप्रेशन। ठीक है। डॉक्टर साहब आ गई हेल्प के लिए, और साथ में अम्बू भी लाई हैं और AED भी लाई है। देखो हमने कंप्रेशन दे पहले क्या था, इनके पास कोई माउथ पीस नहीं था, ठीक है, वो डायरेक्ट माउथ टू माउथ ब्रीथ करवा रही थी। ठीक, आप एम्बू लेकर आई हैं, पहले क्या करेंगी, पहुंच गई, AED लगाया, ठीक है, AED लगा के पहले एनालाइज रिदम, शॉकेबल रिदम, नॉन शॉकेबल रिदम, वो आपको बता देगा। शॉक डिलीवर हो गया, कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो जब आप आएंगे ना तो आप स्विच कर लेंगे, क्योंकि जब तक ये कर रही थी पहले, अब जब कर रही थी तो अफेक्टिव CPR नहीं था, डेफिनेटली थक गई होंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्विच कर लेंगे। तो ये एयरवे पे चली जाएंगी आप, और आप कंप्रेशन पे आ जाएंगे। तो आप कंप्रेशन 30 कंप्रेशन जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप रेस्पिरेटरी ब्रेथ नहीं दोगे। अब ये इसका तरीका है, ये एम्बू बैग है, इसमें ये मास्क लगा हुआ है, करना वही है, इधर से लगाया, इसमें C और E टाइप बनाना होता है। ठीक है, C टाइप से क्या करते हो आप, पुश करते हो, और E टाइप से थोड़ा सा पुल करते हो। जो टेक्निक्स आपको बताई गई थी, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट, दोनों इस चीज़ में आ जाती हैं C और E बनाने में। ये बना दिया आपने, ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे, मतलब पोजीशन सही नहीं है आइडियल, तो चलो ये हो गया C और ये हो गया E, ठीक है। और ये भी किसी सॉफ्ट टिश्यूज़ पे E नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप मैंडिबल पे रख के उसको लिफ्ट करोगे तो आपकी जो चेस्ट राइज है विद ब्रीदिंग वो अच्छी आएगी। ये किया, और 2 रेस्ट की ब्रीदिंग, 1 सेकंड छोड़ दिया, 1 सेकंड छोड़ दिया, फिर 30 कंप्रेशन, उसके बाद दोबारा वही 2 रेस्ट की ब्रीदिंग। ठीक है, अब ये है कि इसमें तो नहीं आ रही आइडियली, आपको चेस्ट राइज दिखना चाहिए। टाइडल वॉल्यूम कितना देना है, जितना आप अपना रेस्पायर कर रही हो, तकरीबन 500 से 600 ml। उसके बाद कंप्रेशन बता दी थी 4 से 5 सेंटीमीटर अंदर जानी चाहिए, उससे ज़्यादा जाएगी तो कंटिन्यू हो जाएगा, उससे कम जाएगी तो फायदा नहीं होगा। कभी ऐसी कंडीशन होती है कि जैसे समटाइम रोड पे होता है, मोस्टली कार्डियक यहाँ इश्यूज़ हैं, पैनिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा, हम नहीं इतना श्योर है, नहीं असेस कर पा रहे और CPR दे दिया, तो कोई पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट होगा? जो बगैर CPR बगैर असेसमेंट के नहीं होगा, बगैर असेसमेंट के, इसीलिए तो पहले किया जाता है कि पहले सीन को सेव करो, शाउट करो, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो पहले उससे असेसमेंट हो जाते हैं। कभी-कभी जैसे हमारा अगर जैसे बहुत जैसे शायरा फैसल आप ले लें, बहुत ज़्यादा ग्रो होती है, तो वहाँ पे आप अगर जगह पुल पे अगर हो गया तो आप पुल से किसी सेफ जगह, किसी भी ऐसी जगह पे करोगे जहाँ पे आपको गाड़ी लगने के चांसेस बहुत कम हो, क्योंकि पुल पे तो गाड़ियाँ मुस्तकिल आ रही होती हैं, और अगर आप बीच पुल पे हो गया ऐसा कोई सीन तो फिर तो कहीं भी आना जाना बहुत टाइम लग जाएगा। तो यानी मैक्सिमम कितना टाइम है कि हम इतने टाइम के अंदर इसे दे दें? तो मैंने वही बताया कि अगर आपके सामने हो रहा है तो आपके पास टाइम है, आपके सामने नहीं है तो डायरेक्ट गो फॉर द कंप्रेशन, क्योंकि वो पता नहीं है कि आपको पता नहीं है कि कब से ये पेशेंट कोलैप्स पड़ा हुआ है। वही तो मैं कहूँ, जैसे अगर हम कितना टाइम है? सर हम जैसे गुजर 3 मिनट। सर 3 मिनट ले लो। अब सर हमें क्या पता कि वो 3 मिनट से, जैसे अगर हम गुजर रहे हैं, हमने देखा एक पेशेंट कोलैप्स है, हम रुके, हमने उस पेशेंट, हमें तो पता ही नहीं कि कब से, पर फिर भी आपने कर दिया, फिर भी करना है। हाँ, फिर वो डिपेंड कर, ब्रीथिंग हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होती।
ब्रीदिंग देखनी है, साथ में कैरोटिड पल्सेशन देखनी है। कैरोटिड पल्सेशन नहीं आ रही, साथ में किसी की ब्रीदिंग नहीं आ रही, तो आपने करने हुई है इफेक्टिव CPR स्टार्ट कर देना है। सर और कितने मिनट तक, यानी जैसे अगर हम दे रहे हैं CRP कोई दे रहे लिमिट नहीं है। नहीं सर, हम CRP दे रहे हैं मगर हमें बिल्कुल लेकिन भी रेस्पिरेट फिर भी नहीं महसूस हो रही। जैसे मोस्टली अब यही है कि अब जितने दिन आगे जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा हीट बढ़ती जाएगी। हीट स्ट्रोक में मोस्टली ये होता है कि ब्रेन को ऑक्सीजन जाना बंद हो जाती है, पेशेंट वहीं पे BP लो, ग्लूकोज लो, सब मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। कार्डियक अरेस्ट के कॉजेज होते हैं, मैंने बताया कि 5 H होते हैं, 5 T's होते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया उनमें से कोई ऐसा कॉज नहीं है, ठीक है। कोई ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है, वो कोलैप्स नहीं हो सकता। कार्डियक अरेस्ट और बेहोश होने में बहुत फ़र्क है। नहीं, मैं कह रही सर जैसे हम CRP दे रहे हैं पेशेंट को CRP, मगर उसके बावजूद भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर कितनी देर बाद हम स्टॉप करते हैं कि 20 अब कोई मिनट। फायदा नहीं है। लेकिन जब 20 तक तुम मिनट। वेट तो करोगे कि हाँ वेट करूँगी, लेकिन CRP तो स्टॉप कर सकते हैं ना, जैसे अगर हम CPR स्टॉप नहीं करना, यही रूल है। अगर अच्छा करना क्या है, 5 साइकिल कर दी, 2 रेस्क्यू ब्रेथ कर दी, 5 साइकिल 2 रेस्क्यू ब्रेथ, 5 साइकिल 2 रेस्क्यू ब्रेथ, चलते रहे 20 मिनट तक अगर आपको उसकी कोई रिस्पॉन्स समझ में नहीं आ रहा, मतलब कैरोटिड पल्सेशन नहीं आ